मेरा नाम अबीर है। मैंने घर का दरवाजा खोला और दोनों औरतों को घर से बाहर धक्का दे दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है और इसके बाद मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद मैं घर का दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। कुछ दिन तक तो मेरी जिंदगी बहुत सुकून के साथ गुजरी, लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने मेरी सारी जिंदगी ही बदल कर रख दी। मेरी ऐसी हालत देखकर आसपास के लोगों को भी एक सबक मिल गया था। वो कहते हैं ना कि कुछ औरतें अपने पतियों को अपने पल्लू से बांध कर रखती हैं। ऐसे ही एक औरत मेरी जिंदगी में भी शामिल हो गई थी, लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और कम उम्र की लड़की थी। अब जाहिर सी बात है, जिसकी पत्नी इतनी खूबसूरत और कम उम्र की हो तो वो मर्द उसके पल्लू से बंध ही जाएगा। मेरी पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और सिर्फ 19 साल की थी, जिससे शादी करना मेरी एक चाहत बन गया था। जो भी उसे देखता मुझसे जल जाता था कि मुझ जैसे लड़के को इतनी खूबसूरत और इतनी कम उम्र की लड़की कैसे मिल सकती है। मेरे घर में मेरी 2 बहनें थीं, बूढ़ी माँ और एक विधवा भाभी भी थी, जिनके पास एक 2 साल का बच्चा भी था। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरे भैया की मौत हो गई थी, लेकिन जिस दिन से मेरी शादी हुई थी, मेरी पत्नी ने अगले दिन से ही शिकायतें करनी शुरू कर दी थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, जैसी मेरी पत्नी थी बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, जबकि वो देखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मेरी बहनें भी अच्छी थीं, लेकिन मेरी पत्नी से ज्यादा खूबसूरत पूरे परिवार में कोई नहीं था। लेकिन मेरी पत्नी को सताने में मेरी माँ, मेरी बहनें और मेरी भाभी किसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हम 2 भाई थे, जिनमें से मेरे भैया की तो मौत हो चुकी थी। अब मैं अकेला ही बचा था। मेरे पिता की भी काफी सालों पहले मौत हो चुकी थी। मेरी माँ, बहनें और भाभी ने नॉर्मल ससुराल वालों जैसा बिहेवियर मेरी पत्नी के साथ करना शुरू कर दिया था। वो हर रोज मुझे बताती कि आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। बातें सारी ऐसी ही होती थी कि जो इतनी ज्यादा बड़ी तो नहीं होती थी, पर मैं इस बात से हैरान था कि अगर मेरी पत्नी ऐसी थी, उसकी आदत थोड़ी अलग थी, तो उसको मौका क्यों दिया जा रहा था। मेरी पत्नी एक अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी। मेरी उससे लव मैरिज हुई थी। उसके परिवार वाले हम दोनों की शादी पर राजी नहीं थे और मेरी फैमिली तो मेरी पत्नी की खूबसूरती को देखकर ही मेरी पसंद को ना नहीं कर पाई थी। मेरी पत्नी की फैमिली उसकी शादी के लिए नहीं मान रही थी, तो हम दोनों ने घर से निकलकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। उसके बाद मेरी पत्नी के परिवार वालों ने उससे सारे रिलेशन खत्म कर दिए। मैं अपनी पत्नी का एहसानमंद था कि वो इतनी अमीर और खूबसूरत होते हुए भी मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़के के घर में आकर रहने लगी थी। वो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई थी, जबकि मैं एक मामूली सी शक्ल का लड़का था और खुद पर नाज किया करता था कि शायद मैं इस लड़की को डिजर्व भी नहीं करता था। लेकिन फिर भी वो मेरी पत्नी बन गई। मेरी भाभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। मेरी भाभी बहुत पढ़ी लिखी थी। भैया के जाने के बाद उन्होंने घर में बच्चों को ट्यूशन पर लगा लिया था। मेरी माँ बीमार रहती थी और मेरी दोनों बहनें जवान थीं। बड़ी बहन की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन छोटी बहन की उम्र अभी कम थी और वो पढ़ाई कर रही थी। मैं अपनी भाभी को बहुत समझदार समझता था, पर वो मेरी पत्नी के साथ हमेशा ही बुरे तरीके से पेश आती थी और मेरी माँ भी हमेशा अपनी बहू का साथ दिया करती थी। मेरी माँ बूढ़ी हो गई थी, लेकिन मेरी पत्नी के साथ बिहेवियर उनका भी गलत ही रहता था। उन्होंने मेरी पत्नी को कभी अपनी बेटी नहीं समझा था, क्योंकि बहू को कभी कोई बेटी नहीं समझता, लेकिन भाभी के साथ उनका बिहेवियर हमेशा अच्छा रहता था। मेरी पत्नी का कहना था कि मैं तुम्हारे घर खाली हाथ आई हूँ, इसलिए तुम्हारी माँ मुझे कुछ नहीं समझती, और तुम्हारी भाभी काफी सारा दहेज लेकर आई थी, इसलिए उनको इस घर में इज्जत मिलती है। ये बात मुझे समझ आ गई थी कि मेरी पत्नी के साथ इस घर में सबका बिहेवियर अलग रहता है, तभी तो वो इतना रोती रहती है और भाभी हमेशा खुश नजर आती है। जब एक औरत को सारा दिन उसके ससुराल वाले जलील करेंगे, उसको तंग करेंगे, तो शाम को जब उसका पति घर आएगा तो वो उसको ही अपने दिल की बात बताएगी, और अगर उसको नहीं बताएगी तो फिर किसके सामने जाहिर करेगी, और फिर उसका मूड भी खराब ही होगा ना। मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत थी, मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था। आखिर वो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर जो आई थी, मैं उसको हर तरह से खुश रखना चाहता था। उसकी खूबसूरती के मुताबिक उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आता तो वो मुंह फुलाकर बैठी होती थी और उसकी जुबान पर हमेशा शिकायतें होती थी। लगभग 1-2 घंटा
वो मुझसे यही शिकायतें करती रहती थी और मैं सुनते सुनते ही सो जाया करता था। मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरने वाली थी। क्या मैंने इसीलिए शादी की थी? मैं तो परेशान हो गया था कि क्या करूं। एक तरफ वो चारों थी और दूसरी तरफ अकेली मेरी पत्नी थी। फिर मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी करने के बारे में सोचा और उसके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी बहन के लिए जो रिश्ता आया वो उसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। ये बात तो मुझे भी पता थी। मैंने अपनी भाभी और माँ को इस बारे में बताया और बहन को नहीं कि लड़की की पहले ही एक बार शादी हो चुकी है, लेकिन 3 महीने बाद ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और उसने अपने पति से तलाक ले ली। मेरी भाभी ने कहा कि 3 महीने बाद लड़की ने तलाक क्यों ले ली, आखिर ऐसी भी क्या बात थी। फिर मेरी माँ भी कहने लगी कि कहीं लड़की के अंदर तो कोई खराबी नहीं है। मैंने उन दोनों को समझाया कि नहीं, आपको तो पता है कि बहुत सी लड़कियों को अपने ससुराल में जाकर बहुत ज्यादा इशू होते हैं, इसलिए वो ठीक से अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाती। 3 महीने बहुत होते हैं, आजकल तो लोगों से 10-15 दिन की भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी माँ ने लंबी सांस भरी और कहने लगी कि हाँ, ऐसा तो है। खैर, माँ ने तो मेरी बात मान ली, लेकिन भाभी मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। भाभी को भी मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया, क्योंकि मुझे ही इस घर का खर्चा चलाना था। मेरे पिता और भैया तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे थे। अब अपनी फैमिली के लिए जो करना था मुझे ही करना था। मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी करवा दी। वो भी इसीलिए मान गई क्योंकि लड़का शक्ल सूरत का बहुत अच्छा था। भाभी के दिल में थोड़ा शक पैदा हो रहा था, लेकिन जब भाभी ने भी लड़की की फोटो देखी और उसकी फैमिली से मिली तो उनको भी फैमिली काफी पसंद आई थी। वो भी रिश्ते के लिए राजी हो गई थी, लेकिन वो लड़का भी थोड़ी परेशानियों में उलझा हुआ था। फिलहाल मैंने अपनी बहन की शादी कर दी और वो अपनी ससुराल चली गई। एक मैं अपनी पत्नी के पास उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा कि अब तो तुम खुश हो न राखी, तपस्या इस घर से चली गई है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा तंग करती थी ना। मेरी पत्नी ने कहा कि तपस्या चली गई है तो क्या, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन रिया, वो तो अभी भी यहीं पर ही रह रही है। मैंने कहा क्या, अभी उसकी उम्र कम है और अभी वो पढ़ाई कर रही है। उसकी शादी में अभी 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं हो सकती। मेरी पत्नी ने कहा कि क्यों नहीं हो सकती, कम उम्र की लड़कियों की शादी तो जल्दी हो जाती है और उसके बदले में लड़के वाले दहेज भी नहीं मांगते। उन्हें लड़की अच्छी मिल जाती है तो उनका मुंह बंद हो जाता है। मेरी मानो तो रिया के लिए भी कोई रिश्ता तलाश करना शुरू कर दो ताकि मेरी मुसीबतें कुछ कम हो जाएं। मैं तो बस इस घर में तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये सब मेरी खूबसूरती से जलती हैं। तुम्हारी भाभी भी सांवली है और मेरे गोरे रंग को देख देख कर हमेशा मुझसे नफरत करती हैं, इसीलिए मुझे तंग करने के बहाने तलाश करती रहती हैं। अगर मैं उनके साथ ही सारा दिन अपना दिमाग खपाती रहूंगी तो फिर आपके लिए कैसे टाइम निकालूंगी। आपको पता है, आज मुझे अपने फेस पर फेशियल करवाना था ताकि मैं और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊं और मेरे फेस पर ब्राइटनेस आ जाए, लेकिन आपकी माँ और भाभी ने मुझे इतने सारे काम बता दिए कि मैं सारा दिन इसी तरह काम में ही लगी रही। मुझे पार्लर जाने का टाइम ही नहीं मिला। आपको पता है ना कि मेरी स्किन कितनी खराब हो रही है। मैंने कहा कि अरे नहीं नहीं, मेरी जान की स्किन क्यों खराब हो गई, मैं तुम्हें अभी पार्लर लेकर चलता हूँ और तुम वहां जाकर अपना फेशियल करवा लो। अगर चाहो तो और कुछ भी करवा लेना, तुम्हारे हिस्से का कोई काम होगा तो मैं भाभी को समझा दूंगा, वो कर लेंगी। उसने कहा कि नहीं, अब रात हो रही है, रात के टाइम में पार्लर नहीं जा सकती, मैं बहुत थक गई हूँ इतने काम कर करके। कोई भी पहले जैसा रहता है क्या, मेरे फेस पर डलनेस आ गई है। ये कह करके मेरी पत्नी ने अपना सर पकड़ लिया था। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था, मैं भी बहुत परेशान था। मैंने कहा कि जैसे एक बहन के लिए रिश्ता मिल गया, दूसरी के लिए भी मिल जाएगा। वैसे ठीक तो कह रही थी मेरी पत्नी कि जवान लड़कियों के रिश्ते जल्दी मिल जाते हैं, और फिर मेरी बहन को कौन सा पढ़ लिख कर नौकरी करनी है, एक न एक दिन जाना तो उसे भी अपनी ससुराल ही है। बस टाइम से शादी करके अपने ससुराल चली जाती है तो अच्छा था। जब मैंने इस बारे में अपनी माँ और भाभी से बात की तो भाभी ने कहा कि पहले ही तपस्या की शादी कर चुके हैं और वो अपने ससुराल में खुश नहीं है। उसके ससुराल वाले बहुत अजीब लोग हैं। माँ भी मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि हमें अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, वो अभी बहुत छोटी है और पढ़ रही है, और हम नहीं चाहते कि हमारी बड़ी बेटी परेशान रह रही है तो दूसरी बेटी भी जल्दबाजी की वजह से परेशान रहे। मैंने कहा कि अगर आप दूसरों की बेटी को परेशान करेंगी तो अपनी बेटियों के साथ भी तो यही होगा ना। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, हमने तो तुम्हारी पत्नी को कभी कुछ भी नहीं कहा। वो अपनी मर्जी से सोकर उठती है, अपनी मर्जी से खाती है, अपनी मर्जी से पीती है,
मूड होता है तो काम कर लेती है, वरना नहीं करती, और अगर कह देते हैं तो साफ इनकार कर देती है। मैंने कहा, माँ, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। आप भाभी को तो किसी काम के लिए कहती नहीं हो, हमेशा आपको मेरी पत्नी ही दिखाई देती है। तो भाभी कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है अबीर, हम तुम्हारी पत्नी को घर के कामों के लिए नहीं कहते, वो सारे काम अपनी मर्जी से ही करती है। मैंने कहा, मैंने खुद देखा है उसे सारा सारा दिन काम करते हुए, आप लोग झूठ मत बोलो। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा भी कुछ नहीं है। वो भाभी से कहने लगी कि खामोश हो जाओ नेहा, ये अपनी पत्नी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता, इसलिए इसको समझाना बेकार है। जब ये कोई बात समझेगा ही नहीं तो इसे बताकर क्या फायदा। उन्होंने ये बात छोड़ दी और कहने लगी कि हम फिलहाल तुम्हारे कहने पर अब भी अपनी छोटी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। मैंने कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी बेटी खुश रहेगी। तपस्या इसीलिए खुश नहीं है क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी, लेकिन रिया की उम्र तो कम है, उसके लिए रिश्ता भी आसानी से मिल गया। वो लोग कल ही रिया को देखने आना चाहते हैं। मैंने जैसे तैसे करके अपनी दूसरी बहन की भी शादी करवा दी। मेरी छोटी बहन के ससुराल वाले बहुत ज्यादा अमीर थे, उन्होंने दहेज भी नहीं मांगा था। इस बात पर मैं बहुत खुश था, लेकिन ये लोग भी मेरी बहन को तंग करने लगे थे। माँ और भाभी मुझे बताती थी तो मैं कहता था कि हर परिवार में कोई न कोई परेशानी होती ही है। ऐसे तो मेरी पत्नी भी अपने मायके जाकर बता सकती है, तो फिर आप लोग क्या करोगे? आप लोग मेरी पत्नी को दुख मत दिया करो, तो आपकी बेटियां भी अपनी ससुराल में खुशी खुशी से रहेंगी। मेरी माँ ने मुझे एक दिन कहा कि तू मेरा बेटा है, मैंने तुम दोनों भाइयों को बड़ी मुश्किल से पाला है। मेरा बड़ा बेटा तो बहुत समझदार था, लेकिन तू अपनी पत्नी के पल्लू से बंधा हुआ है। जिस तरह से तुम मुझसे बात करते हो, कभी मेरे बड़े बेटे ने इस तरह से बात नहीं की। आज अगर तुम्हारा भाई जिंदा होता तो वो खुद अपनी बहनों की शादी अपने हिसाब से करता। मैंने कहा, माँ, भैया के ना होने पर भी मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, जो वो करते वही मैंने भी किया। आज भैया अगर जिंदा होते तो दोनों बहनों की शादी की जिम्मेदारी उन पर होती, लेकिन मैंने अपनी बहनों की शादी 4 महीने के अंदर अंदर करवाई है। अब इससे ज्यादा कौन सा फर्ज अदा करूं? क्या शादी मजाक है? क्या आराम से हो जाती है? इसमें पैसे नहीं लगते हैं क्या? मेरी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, लगते हैं पैसे, लेकिन ये तो तुम्हारा फर्ज बनता था। मैंने कहा कि हाँ, तो फर्ज ही तो पूरा कर दिया ना मैंने। अब आप दोनों इस घर में अकेली बची हो और आपका फर्ज बनता है कि इस घर के माहौल को खराब मत करो, क्योंकि मैंने दोनों बहनों की शादी करा दी। अब आप दोनों को मेरी पत्नी के साथ इस घर में रहना है तो उसके साथ अच्छे तरीके से रहोगी। वो भी आपकी सेवा करेगी, आपका ख्याल रखेगी और आपकी इज्जत करेगी। और वैसे भी आप दोनों को ही अब मेरी पत्नी के सहारे की ही जरूरत है। माँ अब बीमार रहती हैं और भाभी आपके पास एक छोटा बेटा है और आप विधवा हैं, इस बात का ध्यान रखें। वो कहते हैं ना कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो मेहरबानी कीजिएगा, आप दोनों इस घर का माहौल खराब ना करें। लेकिन अगले ही दिन मेरी पत्नी को जब मैंने देखा तो वो बैठी हुई रो रही थी। उसने कहा कि आपकी भाभी ने मुझे कहा है कि अब दोनों नंदे घर से चली गई हैं, अब तुम्हें ही घर के सारे काम करने हैं। मेरे पास छोटा बेटा है, इसलिए मैं घर के काम नहीं कर सकती, और फिर मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। मेरे पास घर के कामों के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता। जब मैंने आपकी भाभी से कहा कि हम कोई नौकरानी रख लेते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नौकरानी रखने की क्या जरूरत है, तुम हो तो, तुम भी तो सारा दिन घर में खाली ही रहती हो, घर के काम तुम किया करो। क्या मैं आपको नौकरानी लगती हूँ? और क्या नौकरानी मेरी जैसी ही होती है? क्या मेरी शक्ल नौकरानियों से मिलती है? मैंने कहा कि तुम्हें भाभी ने नौकरानी कहा, उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने तुम्हें नौकरानी कह दिया। तुम बिल्कुल भी नौकरानी नहीं लगती हो, तुम तो किसी बहुत बड़े महल की रानी लगती हो, बल्कि तुम तो किसी रानी से भी बढ़कर खूबसूरत हो। मैं अपनी पत्नी की तारीफें करने लगा, लेकिन वो कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि इस घर में मेरा गुजारा हो पाएगा। अब तो तुम्हारी भाभी मुझ पर और भी ज्यादा जुल्म करेगी। तुम्हारी भाभी को थोड़ा खामोश रहना चाहिए। अब उनके घर में पति नहीं है, जो वो मुझ पर जुल्म किए जा रही है। तुम्हारी भाभी मुझसे और भी ज्यादा काम करवाएंगी और उनको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। तुम्हारी माँ भी अपनी बड़ी बहू का ही साथ देती है, उनको किसी बात का डर नहीं है, और आप मुझे उनके साथ अकेला छोड़कर काम पर चले जाते हो। वो जो चाहे करती फिरती है। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मेरी माँ तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और भाभी को मैं नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं घर में नौकरानी रखने की बात करता हूँ, कोई ना कोई काम करने वाली मिल ही जाएगी। सारे काम वो किया करेगी, तुम बस आराम करना, खुद को तैयार करके रखना, हमेशा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना, ताकि मैं तुम्हें देखूं और खुश होता रहूं और तुम्हें देखते ही मेरे सारे दिन की थकान उतर जाया करे।
दोनों बहनों की शादी करना, नौकरानी रखना और अपनी पत्नी के नखरे उठाना, ऊपर से माँ के इलाज के लिए उनकी दवाइयों का खर्चा, कोई आसान बात नहीं है। मैं काम तो बहुत अच्छा करता था, लेकिन उसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा होती थी। पैसे भी बहुत अच्छे मिलते थे, लेकिन किस तरह से मिलते थे ये मैं ही जानता था। मेरी माँ मुझसे रोज शिकायत किया करती थी कि जहाँ तुमने अपनी बहनों की शादियाँ की हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं। तुमने अपनी जिम्मेदारी पर उनकी शादी की थी तो तुम ही उनसे जाकर बात करो। तुम्हारी दोनों बहनों के साथ अच्छा नहीं हो रहा। अब मैं क्या कह सकता था? किसी के घर जाकर क्या कहता कि मेरी बहन के साथ क्या परेशानी है? मुझे तो पता था कि शादी के बाद हर लड़की के साथ यही परेशानी होती है। मैं यही कहता कि मेरी पत्नी भी तो मेरी या आप लोगों की शिकायत जाकर अपने मायके में कर सकती है, लेकिन वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई है, इसलिए अपने मायके वालों से शिकायत नहीं करती। ससुराल में रहती है तो बर्दाश्त करती है, तो फिर मैं कैसे जा सकता था? मैंने अपनी पत्नी को कहा कि माँ को पता नहीं क्या हो गया। पहले तो बिल्कुल ठीक थी, हमेशा मेरी बात को समझा करती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है उनको पता नहीं क्या हो गया। मेरी पत्नी ने कहा कि देखो, अगर इन लोगों ने मेरे साथ बुरा ना किया होता तो आज तुम्हारी बहनों के साथ भी बुरा नहीं हो रहा होता। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ कहती है कि मैं उनके साथ बुरा करती हूँ और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? भगवान सिर्फ उनका ही तो नहीं है, भगवान तो सबका होता है और भगवान तो सबका हिसाब लेता है। मुझे अपनी पत्नी की बात बिल्कुल ठीक लग रही थी, पर मैं तो अपनी माँ को ये भी नहीं कह सकता था कि बहनों को उनके हाल पर छोड़ दो और उनसे ज्यादा फोन पर भी बात मत किया करो। अगर उन्हें कोई और ज्यादा परेशानी होगी तो मैं खुद देख लूंगा। मुझे अपनी बहनों की ससुराल में कोई बात नहीं करनी थी, ये बात तो मैंने तय की हुई थी। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि आपने मुझे मुंह दिखाई में कुछ भी नहीं दिया था। मैंने कहा कि तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझसे बाद में मांग लोगी। तो वो कहने लगी कि ठीक है, मैं आपसे अपनी मुंह दिखाई अब मांग रही हूँ, मुझे मुंह दिखाई में आपसे कुछ चाहिए। मैंने सोचा आज मुझे मेरी सैलरी मिली हुई है, मेरी पत्नी मुझसे जो कुछ मांगेगी मैं उसको लाकर दे दूंगा। मैं किसके लिए कमाता हूँ? सिर्फ अपनी पत्नी को ही खुश रखने के लिए। मेरी पत्नी जितनी खूबसूरत है, वो मुझसे आज चांद भी मांगती तो मैं उसको लाकर दे देता। मेरे सारे दोस्त मुझसे बहुत जलते थे और सारे आस पड़ोसी भी हैरान थे कि इसको इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। ये वो पड़ोसी हैं जिनसे मेरी माँ ने एक लड़की का मेरे लिए रिश्ता मांगा था, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि आपका बेटा हमारी बेटी के साथ खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब मुझे उनकी बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल गई थी। इस बात पर तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी थी। मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे मुंह दिखाई गिफ्ट में आपसे बहुत बड़ी चीज चाहिए। मैंने कहा कि जो भी मांगना है मांग लो, आज तुम्हारे पति को सैलरी मिली है। उसने कहा कि वो आपकी सैलरी से नहीं आएगा। मैंने कहा कि क्या इतना बड़ा गिफ्ट है? तो उसने कहा कि नहीं, वो गिफ्ट पहले ही आपके पास है, बस आपको मुझे देना है। मैंने कहा तो फिर मेरा फायदा हो जाएगा। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास है? मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है, तुम नाम लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा कि तुम अपना ये घर मेरे नाम कर दो। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये घर मेरी माँ के नाम पर था और ये घर सिर्फ मेरे अकेले का ही नहीं बल्कि भैया का भी इसमें हिस्सा था। मैंने कहा कि घर, और मैं सोच में पड़ गया। तो वो बोली कि हाँ, कहते हैं ना कि औरत का कोई घर नहीं होता, पिता के घर पैदा होती है तो सब कहते हैं कि इसे अपने पति के घर जाना है। जब पति के घर आ जाती है तो वो भी उसका घर नहीं होता, वो उसके पति का घर होता है। और जब बूढ़ी हो जाती है तो वो अपने बच्चों के घर में रहती है। औरत का तो अपना कोई घर ही नहीं होता। कहते हैं कि अगर तुम औरत पर कोई एहसान करना चाहते हो तो उसको एक घर बनाकर दे दो। और वैसे भी मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर। मैंने अपनी पत्नी का चेहरा दोनों हाथों में पकड़ा और कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस इतनी सी बात, मैं अभी माँ से अपना हिस्सा मांगता हूँ। तो मेरी पत्नी कहने लगी कि हिस्सा मांगता हूँ का क्या मतलब है? ये पूरा घर तुम्हारा है, ये इतना छोटा घर है, अगर तुमने अपना हिस्सा मांगा तो फिर ये घर और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। ये घर पूरा तुम्हारा है ना? मैंने उसको बताया कि नहीं, ये घर भैया का भी है, आधा घर भैया का है तो आधा घर मेरा है, इसमें भैया का हिस्सा भी बाकी है क्योंकि उनका बेटा है। मेरी पत्नी कहने लगी कि उनका बेटा है तो क्या हुआ, तुम्हारी भाभी अभी जवान है, तुम उनकी शादी करवा सकते हो, सारी जिंदगी वो तुम्हारी कमाई तो नहीं खा सकती ना। जब उनकी शादी हो जाएगी
तो वो अपने बेटे को भी अपने साथ ही लेकर चली जाएंगी, फिर वही उनका ससुराल होगा। यहाँ से तो उनके सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, तो फिर उनका कैसा हिस्सा। मैंने कहा कि कह तो तुम ठीक रही हो, मैं माँ से इस बारे में बात करता हूँ और घर के पेपर्स पर माँ से साइन करवाता हूँ और ये घर तुम्हारे नाम पर कर दूंगा, अब खुश हो जाओ। वो कहने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और फिर उसने मेरी बहुत तारीफ भी की। मेरे लिए अपने हाथों से मेरा फेवरेट खाना बनाया, जबकि वो ज़्यादातर खाना नहीं बनाती थी, खाना भी नौकरानी ही बना रही थी, लेकिन आज उसने मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। उसने मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत की बातें की थी। उसने मेरे उस दिन को स्पेशल बना दिया था। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा कि कुछ दिन बाद मैं घर के पेपर्स बनवा लूंगा और माँ से कहूंगा कि इन पर साइन कर दो। मैं एक दिन माँ से बात करने के लिए उनके कमरे में जाने लगा, लेकिन उनके कमरे में जाने से पहले मैं उनके लिए जूस लेकर चला गया था। वैसे तो उन्हें शुगर थी और जाकर उनके पास बैठ गया। उन्होंने मुझे देखकर ये नहीं कहा कि आज बड़े दिनों बाद मेरी याद आ गई, बस उन्होंने यही कहा कि कैसे हो बेटा, ठीक हो, बहुत दिनों में मेरे कमरे में आए हो, मैं तो तुम्हारी शक्ल से ही तरस जाती हूँ। मैं उनके पास बैठकर उनके पैर दबाने लगा और थोड़ी देर बाद मैंने उनसे कहा कि माँ, आपके पास जो कुछ भी है वो मेरा ही तो है ना। मेरी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, इस घर में तुम्हारे भाई का भी हक है, वो तुम्हारी भाभी को दे दिया जाएगा। इस घर की हर चीज आधी तुम्हारी और आधी तुम्हारी भाभी की है। मैंने कहा कि माँ, ये आप कैसी बातें कर रही है, भैया तो अभी दुनिया में नहीं रहे, तो फिर भैया का हिस्सा भाभी को कैसे दिया जा सकता है। ये घर तो आपके नाम है, आप चाहें तो ये सारा घर मेरे नाम कर सकती हैं। और फिर देखिए, भैया अगर जिंदा होते तो वो बहनों की शादी करते और उनकी शादी में पैसा लगाते। अब वो जिंदा नहीं है, तो भाभी ने तो बहनों की शादी में कोई पैसा नहीं लगाया, तो इस हिसाब से सब कुछ मेरा होना चाहिए। तो माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम गलत कह रहे हो। तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई की पत्नी है और उसका एक बेटा भी है, वो उसकी जायदाद का वारिस बनेगा। मेरी माँ कहने लगी कि तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा कि माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ये घर अपनी पत्नी के नाम कर दूं। मेरी माँ कहने लगी कि इस घर में जो कुछ भी है आधा तुम्हारी भाभी का और आधा तुम्हारा ही तो है। मैं बार बार तुम्हें इस बात को समझा नहीं सकती। मैंने माँ से कहा कि माँ, भाभी ऐसे विधवा की जिंदगी आखिर कब तक गुजारेगी, और फिर उनके पास एक छोटा बच्चा भी है। कुछ दिनों बाद अगर भगवान ने मुझे खुशी दिखाई तो मेरे घर भी तो बच्चे होंगे ना। आप चाहें तो भाभी की शादी कर सकती हैं, वहां जाकर भाभी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेगी और एक बच्चे को भी पिता की परवरिश मिल जाएगी। मैं खुद भाभी की शादी करवाऊंगा और उनके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करूंगा, और आप देखना, भाभी अपने ससुराल में बहुत खुश रहेगी। वहां उन्हें इस तरह से बच्चों को ट्यूशन भी नहीं पढ़ाना पड़ेगा। और फिर मैं अपनी कमाई से कैसे कैसे खर्च करता हूँ ये तो मुझे ही पता है। मेरे अपने खर्चे भी बहुत हैं और उस पर भाभी, उनके बेटे का खर्च और फिर माँ आपकी भी दवाइयों का खर्चा मुझे उठाना पड़ता है। इस घर में मैं अकेला ही कमाने वाला बचा हूँ। सोचिए कि मैं आखिर कब तक सबके बारे में सोचता रहूंगा। भैया अगर जिंदा होते तो अपनी पत्नी और अपने बेटे का खर्चा खुद उठाते, लेकिन अब तो उनका भी खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता है। मैं माँ से बातें ही कर रहा था कि इतनी देर में भाभी कमरे के अंदर आ गई और कहने लगी कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुम मेरी शादी कराना चाहते हो अबीर। मैं किसी हाल पर भी दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि अपना खर्चा खुद कर सकती हूँ। तुम चाहते हो कि मैं दूसरी शादी कर लूँ? ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैंने कहा, फिर भाभी, आपको इस घर में रहना है तो अपना खर्चा और अपने बेटे का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, नहीं तो आप हमारे घर से जा सकती हैं। भाभी माँ से कहने लगी कि माँ, ये देखिए अबीर को क्या हो गया, मैं अपने पति का घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। ये मेरे पति का घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माँ चुपचाप ये सारी बातें सुन रही थी और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। भाभी कहने लगी कि मैं अपना और अपने बेटे का खर्चा खुद उठा लूंगी, मुझे तुम्हारे दिए हुए पैसों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने पति का घर छोड़कर कभी भी और कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहकर भाभी वहां से चली गई। मैंने माँ से कहा कि माँ, आप ही भाभी को समझाइए, अगर उनकी शादी हो जाएगी तो उनके बेटे को और उनको सहारा मिल जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि देखो बेटा, जो मेरा है वो मेरे दोनों बच्चों का भी है। तुम पहले ही मेरी बेटियों की शादी अपनी पत्नी के कहने पर करवा चुके हो और अब मेरी बेटियां बुरी तरह से परेशान हो रही हैं, और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी भाभी भी शादी करके यहाँ से चली जाए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये उसके पति का घर है, वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती तो मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। और मैं अभी तक जिंदा हूँ,
जैसे हो रहा है वैसे ही चलता रहेगा। मैं अपने घर के हिस्से बंटवारे नहीं करना चाहती, और जब तक तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जिंदगी में है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर यूं कह लो कि मेरे जीते जी तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं मर गई तो जो चाहे वो कर लेना, और मैं मर भी गई तो घर को 2 हिस्सों में ही करके जाऊंगी। सब कुछ तुम्हारे अकेले के नाम नहीं होगा। ये फैसला मेरे हाथ में है। तुम्हें क्या लगता है जो व्यवहार तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का मेरे साथ है उसके बाद मैं सब कुछ तुम्हें अकेले को ही दे दूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी बड़ी बहू ने कभी मुझसे सास जैसा बर्ताव नहीं किया। उसने हमेशा मुझे अपनी माँ समझा, तो फिर मैं उसे उसके पति का हक जरूर दूंगी। मेरी माँ ने तो साफ इनकार कर दिया था। माँ ने कहा कि इसलिए तो तुम मेरे लिए जूस लेकर आए थे और इसीलिए मेरे पास आकर बैठ गए, वरना तो तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं होती। मैंने तुम्हें मतलबी बनना नहीं सिखाया था। ये सब कुछ तुम्हारी पत्नी तुम्हें सिखा रही है। मैं खामोश हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ की बातें मुझे जहर लग रही थी। अपनी माँ पर मुझे इतना गुस्सा आ सकता था। मेरी माँ ने कहा कि वो फैसला नहीं करेंगी, और अगर करेंगी तो सब कुछ आधा आधा होगा। मेरी माँ कभी भी पूरे घर को मेरे नाम नहीं करेंगी। मैं पहले ही अपनी पत्नी की बातों में आ गया था। उसने मुझे ताने देने शुरू कर दिए कि कहने लगी, बड़ी प्यार से अपनी माँ से बात करने गए थे। तुम्हारी माँ कभी भी ये पूरा घर तुम्हारे नाम नहीं करेंगी। उन्हें अपनी बड़ी बहू ज्यादा प्यारी है ना। उसने मुझे पहले ही कहा था कि वो तुम्हें सिर्फ आधा घर ही देंगी। मैंने भी बड़े भरोसे के साथ कहा था कि मैंने अपनी माँ बहनों के साथ बहुत कुछ किया है और इस घर का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ, तो मेरी माँ पूरा घर मेरे नाम ही कर देगी। पर माँ ने जब ये कहा कि वो मुझे आधा ही हिस्सा देगी तो मैं और भी ज्यादा गुस्से से भर गया था। ऊपर से भाभी ने भी अपनी शादी के लिए इनकार कर दिया था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। एक दिन मैं घर आया तो मेरी भाभी के साथ मेरी पत्नी का झगड़ा हो रहा था। मेरी भाभी उसे बहुत बातें सुना रही थी और मेरी माँ भी भाभी की ही तरफ से बोल रही थी। आज मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। मेरी आंखों के सामने आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। मेरी माँ भी मेरी पत्नी को बहुत सारी बातें सुना रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो भाभी कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी मुझे इस घर से निकलने के लिए कह रही है और माँ को भी बुरी बुरी बातें सुना रही है। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी और कहने लगी कि अबीर, तुम्हारी भाभी और माँ झूठ बोल रही है। मैंने तो बस तुम्हारी भाभी से इतना ही कहा था कि आपका बेटा इतना ज्यादा दूध पीता है जिसमें से मेरे पति की चाय के लिए दूध बिल्कुल भी नहीं बचता। अगर आपको अपने बेटे के लिए दूध चाहिए होता है तो आप अपने पैसों से भी मंगा सकती हो। उस पर तुम्हारी माँ कहने लगी कि ये मेरा पोता है और इस घर का खून है। इस घर की हर चीज इसकी अपनी है। तुम तो अभी तक बे औलाद हो, तो तुम्हें क्या बच्चों की कदर होगी? मैंने माँ से कहा कि माँ, आपको शर्म नहीं आती? अगर भाभी आपकी बहू है तो मेरी पत्नी भी तो आपकी ही बहू है। आपने मेरी पत्नी को बे औलाद कैसे कह दिया? अगर भाभी के पास बेटा है तो क्या सब कुछ आप भाभी को ही समझोगी? भाभी कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। मैंने कहा कि बस भाभी, अब बहुत हो गया। मेरी माँ की भी आंखों में आंसू आ गए थे और भाभी भी रो रही थी। माँ मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रही थी। शायद उन्हें मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तो रोज ही किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। हमेशा मुझे अपनी भाभी और माँ पर ही गुस्सा आता था। मेरी पत्नी मुझसे कहती कि अपनी भाभी को घर से निकाल दो, और तुम्हारी माँ भी तुम्हारी भाभी की बहुत साइड लेती है, साथ साथ उन्हें भी निकाल दो। तुम्हारी भाभी अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी समझती है ना। जब अपना खर्चा खुद उठाएगी तो पता चल जाएगा। और तुम्हारी माँ भी तुम्हारी भाभी के साथ ही रह लेंगी। उन्हें अपनी बहू की ज्यादा फिक्र रहती है। अपनी छोटी बहू और बेटे की कभी उन्होंने फिक्र ही नहीं की। यहाँ से निकल जाएंगी तो देखना किस तरह से अपना खर्चा उठाएंगी। खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी दोनों की। जब कुछ दिनों सास बहू दर दर की ठोकरें खाएंगी तो खुद ही वापस आ जाएंगी, और फिर तुम्हारी माँ चुपचाप ये पूरा घर हमारे नाम कर देगी। मुझे अपनी पत्नी का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं माँ के कमरे में गया और गुस्सा करने लगा। मैंने भाभी को भी कमरे में ही बुला लिया और उन दोनों से कहा कि आप दोनों ने मेरी सारी जिंदगी तबाह कर दी है। मैंने भाभी पर भी बहुत गुस्सा किया और उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। वो हर बात पर सफाई देने लगी। उसके बाद मैंने भाभी का और माँ का हाथ पकड़कर कहा कि बस मेरे घर से निकल जाओ, ये मेरा घर है। जब तुम दोनों इस घर में रहोगी नहीं तो ये मेरा ही हो जाएगा। भाभी कहने लगी कि मैं कोर्ट जाकर तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा सकती हूँ। मैंने भाभी से कहा कि ठीक है, जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और जिस तरह से अपना हिस्सा लेना है ले लो। आपको भी शायद पता नहीं है कि आप कहाँ रह रही हैं।
मेरी पत्नी भी आप दोनों के खिलाफ मारपीट का आरोप लगा सकती है और मैं आप दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा सकता हूँ। उसके बाद आपका भी और मेरा भी दोनों का ही मुकदमा चलता रहेगा और इंसाफ किसी को भी नहीं मिलता। मैं भाभी और माँ का हाथ पकड़कर उन्हें धक्के देकर घर से निकालने लगा। भाभी बुरी तरह से चीख रही थी और माँ भी बहुत रो रही थी। भाभी कह रही थी कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। भाभी की गोद में उनका बेटा भी था। भाभी कहने लगी कि तुम एक बच्चे को उसके घर से जुदा कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं तुम दोनों की फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता। माँ ने भी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया और रोना शुरू कर दिया। दोपहर का टाइम हो रहा था और सर्दियों का मौसम था। हमारे घर से शोर की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग भी हमारे दरवाजे पर जमा हो गए। एक पड़ोस की औरत मेरे करीब आई और कहने लगी कि बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों अपनी बूढ़ी माँ और विधवा भाभी पर ये जुल्म कर रहे हो? क्यों अपने अच्छे खासे घर को नरक बना रहे हो? मैंने कहा कि मेरा घर इन लोगों के होते हुए कभी भी स्वर्ग नहीं बन सकता। मैंने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी भी मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी। वो भी सब कुछ देख रही थी। वो दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैंने उन दोनों को धक्का मारकर घर के दरवाजे से बाहर कर दिया। वो दोनों बिल्कुल सड़क पर आ गई थी। हमारा घर मेन रोड पर था। सारे लोग अपने घरों से निकल आए। मैंने कहा कि जिसको ज्यादा ही हमदर्दी है वो इन दोनों औरतों को अपने साथ अपने घर ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और घर के अंदर आ गया और घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो दोनों काफी देर तक तो दरवाजे पर खड़ी हुई रोती रही। दरवाजा बुरी तरह से पीटती रही और हम घर के अंदर आकर बैठ गए। वो दोनों किस टाइम चली गईं कुछ पता ही नहीं चला। लगभग 2 महीने इसी तरह से गुजर गए। मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर में अब बहुत खुश था, क्योंकि अब रोज रोज के लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। मेरी पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। मैंने अपनी माँ और भाभी के बारे में पता करने की कोई कोशिश नहीं की और ना ही वो लोग घर पर दोबारा वापस आई थी। एक दिन अचानक ही रात के टाइम पर हमारे घर पर आग लगने लगी। मैं और मेरी पत्नी सो रहे थे। आग कब लगी और कैसे लगी हमें कुछ पता ही नहीं चला। जब अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि घर में चारों तरफ आग फैली हुई है। मैंने अपनी पत्नी को जगाया तो हम दोनों के ही रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमारे घर में बुरी तरह से आग लग रही थी और हम आग के बीच में फंसे हुए थे। हम दोनों ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। आग घर में बुरी तरह से फैल चुकी थी। कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबरा गया था। मेरी पत्नी भी बहुत जोर जोर से रो रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं और मेरी पत्नी बुरी तरह से आग में झुलस गए थे और फिर हम दोनों बेहोश हो गए। हमें शायद फायर ब्रिगेड वालों ने बाहर निकाला था। हमारा घर जलकर बुरी तरह से राख हो गया था। हम दोनों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मेरी पत्नी 90% जल चुकी थी, जबकि मैं भी काफी हद तक जल गया था, लेकिन मेरी जान बच गई थी। मेरा इलाज चल रहा था और मेरी पत्नी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। जब मैंने हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने मेरी बहनें, मेरी भाभी और मेरी माँ खड़ी हुई थी। वो ही मेरा इलाज करवा रही थी। भाभी ने घर से निकलने के बाद स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया था और किराए पर घर भी ले लिया था। भाभी ने मेरे लिए अपने स्कूल से 2 महीने की एडवांस सैलरी ली थी और वो मेरा इलाज कर रही थी। मैंने अपने पूरे परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे आपकी बद्दुआ लग गई। मैंने अपनी माँ से भी माफी मांगी। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, हमने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी। मुझे बाद में पता चला कि मेरा घर पूरी तरह से खराब हो गया और घर की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज जलकर खाक हो गई। जिस घर के लिए मैंने अपनी माँ और भाभी को बाहर निकाला था, आज उस घर का नामो निशान खत्म हो गया था। मेरी पत्नी तो इस दुनिया से ही जा चुकी थी, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। मेरी बहनों के घर भी ठीक से नहीं बस पाए थे। वो बहुत तकलीफ उठा रही थी। मेरी भाभी और माँ को भी मैंने बहुत दुख दिया था। मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। मैं इतनी बुरी तरह से जला हुआ था कि सिर्फ मेरे शरीर में जान थी और मेरी सांसें चल रही थी। बाकी मेरे शरीर का काफी सारा हिस्सा जल चुका था। मेरे सारे काम अब मेरी माँ करती है और भाभी की कमाई से मेरा इलाज हो रहा है। और मेरी बहनें हैं जिनको मैंने कभी कुछ समझा ही नहीं, वो भी अपनी ससुराल से आकर मेरी सेवा में लगी रहती हैं। ना तो मेरी पत्नी मेरे साथ रही, ना ही मेरा कारोबार रहा और ना ही मेरा घर बच सका और ना ही पैसे रहे। सब कुछ बर्बाद हो गया। शायद मैंने अपने परिवार का दिल दुखाया था, इसलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी थी। जिसके लिए सब कुछ किया वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो बहुत बुरी थी। उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ।
मगर कभी कभी मुझे उसकी याद भी बहुत आती है, जिससे मैं मोहब्बत करता था। वो मेरी प्यारी पत्नी थी। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी जो मेरी जिंदगी में आई। उसकी स्माइल, खूबसूरती और उसकी आवाज़ आज भी मेरे दिल में गूंजती है। आखिरी बार उसने मुझे पुकारा था, उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसने बहुत बुरा किया था। बाद में धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि वो मुझे बहुत झूठ बोलती थी। मेरी माँ को उसने बहुत दुख दिए, मेरी बहनों को भी और मेरी भाभी को भी बहुत जलील किया। वो ही थी जो हमारे घर में सबसे ज्यादा बुरी थी। वो हमारे घर की छोटी बहू थी, लेकिन भाभी मेरे घर की बड़ी बहू थी। उन्होंने कभी भी मेरे परिवार को तोड़ने की बात नहीं की थी। वो हमेशा मेरी माँ और बहनों का साथ दिया करती थी। उन्होंने हमेशा मेरे परिवार को अपना परिवार ही समझा था, और ना ही मेरे भैया ने कभी अपनी पत्नी के साइड लेकर अपनी माँ और बहनों से झगड़ा किया था। मैं अपनी फैमिली को बुरा समझता था। आज भगवान से माफी मांगता हूँ और डरता हूँ इस बात से कि आज मैंने जो दुनिया में किया था उसकी मुझे सजा तो मिल गई है। मुझे अभी अपने भगवान के पास भी जाना है। क्या पता मुझे वहां जाकर इससे भी बड़ी सजा मिल जाए। मुझे बहुत डर लगता है। मैंने अपने परिवार के साथ जो किया ऐसा कोई किसी के साथ ना करे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि पत्नी का हक पत्नी के साथ और माँ बहनों का हक माँ बहनों के साथ किया करें। सब कुछ अपनी पत्नी को ही ना समझें और ना ही अपनी माँ बहनों की बातों में आकर सब कुछ अपनी माँ बहनों को ही समझें। जिसके जो भी हक हैं उसे उसके हक के हिसाब से ही समझना चाहिए। इसी तरह से परिवार बन सकता है, वरना परिवार आपका भी इसी तरह से टूटेगा जैसा कि आज मेरा टूट गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।